Hello everyone, welcome to a lecture on digital logic design. मेरा नाम डॉक्टर विलायत खान है और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाक कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये लेक्चर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स का है और इसमें जो स्लाइड्स हैं इस लेक्चर में ये स्लाइड्स लिंडा नोल एंड जूलिया लेबर के प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं उनसे मैंने एडिट कराए हैं। इस लेक्चर में जो मेन टॉपिक्स है जो मैं डिस्कस करूंगा वो बूलियन फंक्शंस सिंप्लीफिकेशन है, यानी बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के बारे में है। और बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेन एल्गोरिथम है या सिस्टमेटिक अप्रोच है वो उसको कर्नैप मैप या जस्ट के मैप्स कहा जाता है। तो इस लेक्चर में मैं बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन और के मैप्स के बारे में बात करूंगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है तो इट लीड्स टू सिंपलर एंड यूजुअली फास्टर डिजिटल सर्किट्स। क्योंकि अगर किसी बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ लिटरल्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम किसी तरह से रिड्यूस करें, तो जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ लिटरल्स नॉर्मली डिजिटल सर्किट में वायर्स या लॉजिक गेट्स के इनपुट को रिप्रेजेंट करता है और जो टर्म्स होते हैं लॉजिकल गेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम उसको लॉजिकल गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ लिटरल्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर कम है तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ डिजिटल कंपोनेंट्स इन द डिजिटल सर्किट। तो हमारे पास बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है क्योंकि leads to simpler and usually faster digital circuits। लेकिन हम बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो इसका एक जो कन्वेंशनल पुराना मेथड है दैट इज लॉजिकल मैनिपुलेशन। लॉजिकल मैनिपुलेशन से हम बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें गलती की गुंजाइश ज़्यादा है। ये नहीं हो सकता है एक बूलियन फंक्शन ऐसा सिंप्लीफाई हो जाए जो कि हम समझते होंगे कि ये सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन, लेकिन हकीकत में वो शायद द मोस्ट सिंप्लीफाइड ना हो या शायद वो फंक्शनली ठीक ना हो, ओरिजिनल बूलियन फंक्शन के बराबर ना हो। तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए और कर्नैप मैप या के मैप एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। if followed properly that would lead to a simplified boolean function। तो हम के मैप कहाँ से आए? In 1953 Carnap was a telecommunication engineer at Bell Labs। बेल लेबोरेटरी में ये एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था। तो ये डिजिटल लॉजिक के फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा था और इसके डिजिटल लॉजिक के एप्लीकेशन टू टेलीफोन सर्किट्स के बारे में काम कर रहा था। तो उसने एक ग्राफिकल वे इन्वेंट किया, ग्राफिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग एंड देन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। यानी एक ग्राफिकल वे इसने उन्होंने इन्वेंट किया जो कि बूलियन फंक्शंस या बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए और फिर इसको इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। यानी एक ग्राफिकल वे था और इस ग्राफिकल या टेबुलर जो वे है या मेथड है इसको जो नाम दिया गया वो करनाप, यानी इसकी इजाद करने वाले के ऑनर में उसका नाम ही इसके लिए रखा गया, यानी करनाप मैप इसके लिए रखा गया। तो करनाप मैप या जस्ट के मैप्स क्या है? ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है बूलियन फंक्शंस के। तो इसी को हम यूज करके बूलियन फंक्शन को न सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में,
या ग्राफिकल वे में, बल्कि इनको बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। So a KMF is a matrix consisting of rows and columns that represent the output values of a Boolean function। तो इसमें rows और columns होते हैं, और rows और columns से squares बनते हैं, छोटे छोटे squares matrix में बनते हैं। तो हर एक स्क्वायर असल में एक खास आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने एक बूलियन फंक्शन के जितने पॉसिबल इनपुट्स है जितने पॉसिबल आउटपुट्स है, सारे आउटपुट को हम हर एक आउटपुट को एक स्क्वायर को असाइन करते हैं, और करस्पॉन्डिंग स्क्वायर में करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू हम पुट करते हैं। So the output value are placed in each cell, are derived from the minterms of a boolean function or from the output column of a truth table। तो boolean function या तो हमारे हमें given हो in the form of sum of minterms की शक्ल में, या तो हमें boolean function given होगा या truth table में given होगा। तो दोनों सूरतों में जो सेल होते हैं या स्क्वायर जो मैट्रिक्स होते हैं KMF के मैट्रिक्स में, तो हर एक स्क्वायर या सेल को हम एक वैल्यू देते हैं, फ्रॉम दैट वैल्यू इज टेकन फ्रॉम द और डिराइव्ड फ्रॉम द मिनटर्म्स ऑफ द बूलियन फंक्शन, या ट्रुथ टेबल के आउटपुट कॉलम से हमें मिल जाते हैं। सो ए मिनटर्म, अगर बूलियन फंक्शन में कोई मिनटर्म है, तो मिनटर्म इज ए प्रोडक्ट टर्म that contains all of the functions variables exactly once। यानी जितनी भी किसी बूलियन फंक्शन के इनपुट वेरिएबल्स है, हर एक वेरिएबल की नुमाइंदगी मिनटर्म में होती है किसी शक्ल में, मतलब या तो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा या नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, लेकिन हर एक इनपुट वेरिएबल किसी न किसी शक्ल में अगर किसी प्रोडक्ट टर्म में है तो उस प्रोडक्ट टर्म को मिनटर्म कहा जाता है। अगर कोई एक वेरिएबल में मिसिंग है तो प्रोडक्ट टर्म तो है, लेकिन वो मिनटर्म हम उसको नहीं कह सकते। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बूलियन फंक्शन है जो कि इनके दो वेरिएबल्स का बूलियन फंक्शन है। तो उन टू वेरिएबल्स बूलियन फंक्शन के चार मिनटर्म्स हमारे पास टोटल मुमकिन है। तो लेट्स से अगर हमारे पास वेरिएबल्स x और y है, तो इनके जो चार मिनटर्म्स बनते हैं वो x प्राइम, y प्राइम, x प्राइम, y, x y प्राइम और x y, ये चार मिनटर्म्स इसके बनते हैं। तो इन चारों मिनटर्म्स को यूज करके हम डिफरेंट बूलियन फंक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस आखिरी मिनटर्म को और सेकंड लास्ट टू मिनटर्म्स को अगर प्लस करें तो ये हमारे पास एक बूलियन फंक्शन बनता है। इसी तरह अगर हम चाहे तो हम किसी और मिनटर्म को, जस्ट एक सिंगल मिनटर्म को सिर्फ ये मिनटर्म ले, ये भी एक बूलियन फंक्शन बनता है। इसी तरह इन मिनटर्म्स के डिफरेंट कम्बिनेशन हम ले ले तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूलियन फंक्शन हमें मिल जाते हैं। तो अगर टू वेरिएबल बूलियन फंक्शंस की हम बात करें तो टोटल जो हमारे पास मिनटर्म्स बनते हैं वो मिनटर्म्स हमारे पास यही हैं, टेबुलर फॉर्म एग्जैक्टली यही मिनटर्म है। और इन वेरिएबल्स के जो इनपुट कम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है तो चार पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। यानी ये हमने असल में 0 से लेके 3 तक बाइनरी नंबर्स लिखे हैं, तो ये इनपुट कम्बिनेशन बनाते हैं और ये इनके मेन टर्म्स है। तो इन दोनों कॉलम्स का, यानी इन दो कॉलम्स और इस कॉलम का आपस में एक रिलेशन भी बनता है। यानी जहां पर अगर x की नीचे 0 है तो वहां पर x प्राइम है, और किसी वेरिएबल के नीचे 0 है तो वहां पर वो प्राइम्ड है, और अगर वेरिएबल के नीचे 1 है तो वहां पर वो वेरिएबल अनप्राइम्ड है। तो फॉर एग्जांपल 1 1 है तो इधर x y है, इधर 0 0 है तो x प्राइम y प्राइम हमारे पास मिन टर्म इसका बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम तीन वेरिएबल्स की बात करें तो हमारे पास तीन वेरिएबल लेट्स से एक्स वाई जी हैं, तो इनके सारे पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन हमारे पास 8 बनते हैं। दूसरे अल्फाज में आप 0 से लेकर 7 तक बाइनरी नंबर्स लिख लें। और लेफ्ट साइड पे जो मिन टर्म वाला कॉलम है इसमें हमारे पास हर एक इनपुट कम्बिनेशन के लिए एक प्रोडक्ट टर्म है, जिसमें हर एक वेरिएबल किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। तो वही पैटर्न है, अगर किसी वेरिएबल के नीचे 0 है तो वो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में होता है, और अगर 1 है तो अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास सारे 8 पॉसिबल मेन टर्म्स है 3 वेरिएबल्स के केस में। याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई जी ये 3 वेरिएबल्स है, लेकिन अगर हमारे पास लेट से ए बी सी वेरिएबल्स होते तो भी इसी शक्ल में जस्ट ए बी सी, तो एक्स की जगह ए होता, वाई की जगह बी होता, जेड की जगह सी होता। तो सो रिगार्डलेस ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड हमारे पास इतनी ही मिन टर्म्स होंगे, इतनी ही इनपुट कम्बिनेशंस होंगे, और उन मिन टर्म्स की शक्ल भी बिल्कुल इसी तरह होगी, जस्ट चेंज द रिप्लेस द वेरिएबल्स। तो
एक के मैप में हर एक मिनटम के लिए एक सेल होता है। इन्हीं दो वेरिएबल्स के केस में हमारे पास 4 मिनटम्स है। तो हर एक मिनटम के लिए जो इसका करस्पॉन्डिंग मैप होगा, उस मैप में हर एक मिनटम के लिए एक सेल होगा। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यानी जितनी तो टेबल के फॉर्म में जितनी हमारे पास रोज है, हर एक रो के लिए एक सेल होगा। यानी ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो टोटल हमारे पास जो इनपुट कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे पास 4 बनते हैं, या दूसरे अल्फाज में हमारे पास जितने मिनटम्स बनते हैं वो 4 मिनटम्स बनते हैं। तो 4 हमारे पास सेल्स होंगे टू वेरिएबल के मैप में। हमारे पास हम इनको डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। ये हमारे पास लेट्स से एक बूलियन फंक्शन है एक्स वाई, और इस बूलियन फंक्शन का ट्रुथ टेबल ये गिवन है। यानी इस बूलियन फंक्शन का ट्रुथ टेबल हमारे पास इस तरह बनता है कि इनके इनपुट वेरिएबल्स के लिए सारे इनपुट पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस लिखे जाते हैं। दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, तो इनके सारे पॉसिबल 4 वैल्यूज बनते हैं, 4 वैल्यूज लिखते हैं, और फिर एक्स डॉट वाई को हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेट या कंप्यूट किया जाता है। तो हमारे पास ये इसका आउटपुट कॉलम है, और ये हमारे पास या एक्स वाई की जगह हम जस्ट एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि एफ की जो बॉडी है दैट इज एक्स डॉट वाई। तो ये ट्रुथ टेबल है इस बूलियन फंक्शन के लिए। तो हमारे पास ये चूंकि टू वेरिएबल बूलियन फंक्शन है, तो इसी टू वेरिएबल बूलियन फंक्शन के लिए हमारे पास ये मैप बनेगा। और इसी मैप में चूंकि ये दो वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है, तो इसमें 4 मिन टर्म्स है, और 4 मिन टर्म्स चूंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि के मैप में हर एक मिन टर्म के लिए एक सेल होता है। तो ये हमारे पास 4 सेल्स है असल में। इधर लाइन होनी चाहिए जो कि इस मैप में नजर नहीं आ रहे। तो हमारे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये हमारे पास एक सेल है। तो इसकी लेबलिंग इस तरह की जाती है कि हमारे पास चूंकि दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो एक्स को रोज के लिए डिजिग्नेट किया जाता है और वाई को कॉलम्स के लिए डिजिग्नेट किया जाता है। और फिर जीरोस एन वन के फॉर्म में जो ये दो कॉलम्स है हमारे पास, पहले कॉलम के लिए 0, दूसरे कॉलम के लिए 1। इसी तरह जो रोज है हमारे पास, पहले रो के लिए 0, दूसरी रो के लिए 1। ये इसके जीरोस एंड 1 में इसकी डिजिग्नेशन की जाती है, लेबलिंग की जाती है, और एक्स वाई की फॉर्म में भी इसकी लेबलिंग की जाती है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल रोज के लिए और एक वेरिएबल कॉलम के लिए। अब चूंकि हमारे पास मिन टर्म में हमने देखा है कि मिन टर्म में हमारे पास किसी मिन टर्म में यानी इनपुट में अगर इनपुट कॉलम्स में अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की नीचे 0 है, तो सामने मिन टर्म में वो वेरिएबल कंप्लीमेंटेड फॉर्म में होगा। यानी 0 का मतलब है कंप्लीमेंटेड। तो अगर हम इस रो और इस कॉलम का इंटरसेक्शन ले, तो ये हमारे पास जहां पर माउस कर्सर है ये इंटरसेक्शन है। तो इस सेल से जो मिन टर्म बिलोंग करते हैं दैट इज एक्स प्राइम वाई प्राइम, क्योंकि 0 है इधर, एक्स वाई 0 है, तो इसका जो मिन टर्म बनेगा वो एक्स प्राइम वाई प्राइम बनेगा। इसी तरह इस सेल का जो मिन टर्म बनेगा वो एक्स प्राइम वाई बनेगा। इसी तरह इस सेल का जो मिन टर्म बनेगा वो एक्स, चूंकि एक्स इधर 1 है तो एक्स नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, वाई कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, यानी एक्स वाई प्राइम, और यहाँ पर एक्स वाई होगा चूंकि एक्स बी 1 है और वाई बी 1 है, यानी दोनों नॉन कम्प्लीमेंटेड या अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे। तो ये तो सेल्स है जो कि हमने मिन टर्म्स को असाइन करने हैं, यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम, एक्स प्राइम वाई, एक्स वाई प्राइम एंड एक्स वाई। अब हमारे पास ये 0 0 0 1 ये कहाँ से आ गया? असल में हमने हर एक मिन टर्म को इधर आउटपुट कॉलम से कोई वैल्यू इन सेल्स को असाइन करने हैं। तो जहां पर मिन टर्म पहला मिन टर्म है यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है? वो 0 है हमारे पास, तो इधर हमने 0 पुट किया। इसी तरह एक्स प्राइम वाई का जो मिन टर्म है इसके लिए भी 0 है सामने, तो वो भी 0 है। और इसी तरह एक्स वाई प्राइम जो कि यहाँ पर है, इस सेल को एक्स वाई प्राइम मिन टर्म असाइन होता है। तो इस मिन टर्म का करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 है, तो हमने 0 पुट किया। और आखिरी मिन टर्म जो आखिरी सेल में आता है इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है, तो इधर हमने 1 लगाया। यानी हमने इस तरह किया कि हमारे पास एक बूलियन फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इस बूलियन फंक्शन को देख के एक ट्रुथ टेबल बनाया जाता है, और इस ट्रुथ टेबल के आउटपुट कॉलम को फिर टू वेरिएबल्स मैप में
असाइन किया जाता है। यानी ये वैल्यूज हर एक सेल का करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। पहले सेल को 0, दूसरी सेल को 0, तीसरे सेल को भी 0 और आखिरी सेल को 1। और इसकी लेबलिंग रोज एंड कॉलम्स की इस तरह की जाती है कि जो पहला वेरिएबल है वो नॉर्मली रोज को असाइन किया जाता है, जो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास कॉलम्स को असाइन किया जाता है। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते तो एक वेरिएबल रोज को और 2 वेरिएबल्स कॉलम्स को, और अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो 2 वेरिएबल्स रोज के लिए, 2 वेरिएबल्स कॉलम के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल एक बूलियन फंक्शन है, ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये इसका के मैप है। तो इस के मैप को देख के हम इस के मैप से दोबारा फिर से हम बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा बूलियन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो इस बूलियन फंक्शन के जो 2 वेरिएबल्स है, सबसे पहले इनके इनपुट कॉलम्स बनाए जाए जिसमें सारे पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन लिखे जाते हैं, और आउटपुट में x प्लस वाई जो कि इसकी बॉडी है, इससे रिलेटेड जो कि बाइनरी ऑपरेटर प्लस है, इसके मुताबिक, या लॉजिकल और ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के मुताबिक आउटपुट वैल्यूज कैलकुलेट किए जाते हैं। और फिर ये के मैप है जो कि x रोज के लिए, y कॉलम्स के लिए, और इसी आउटपुट कॉलम को के मैप के ऊपर मैप किया जाता है। यानी हर एक सेल को करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया जाता है। क्योंकि इस सेल का जो मिन टर्म है दैट इज x प्राइम y प्राइम, तो इधर x प्राइम y प्राइम के सामने इधर x प्राइम y प्राइम लिखा नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमारे पास हमें पता है कि ये इसका जो मिन टर्म बनेगा इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, हमारे पास वो x प्राइम y प्राइम बनेगा। इसके लिए x प्राइम y, इसके लिए x y प्राइम, इसके लिए x y। क्योंकि जिस वेरिएबल के नीचे 0 है वो अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, जिस वेरिएबल के नीचे 1 है वो अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा। तो ये हमारे पास इसी तरह आप हर एक सेल के ऊपर आप कर्सर लाएं और वहां पर जिस रो और कॉलम का इंटरसेक्शन बनता है वो इसका मिन टर्म बनेगा। यानी हमारे पास ये x प्राइम y प्राइम है, ये x प्राइम और ये y है। तो करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को ये वैल्यूज हम असाइन करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन असाइन the output values from the Boolean function into the corresponding cells in the map. So Boolean functions के values, output values हम cells को assign कर सकते हैं। ओके तो हमारे पास आप कोर्स जो हमने इससे पिछले स्लाइड पर हमारे पास x प्लस वाई था, और इस x प्लस वाई जो ट्रुथ टेबल हमने पहले बनाया और फिर इसमें करस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉलम को हमने जस्ट के मैप के ऊपर वैल्यूज हर एक सेल को असाइन कर दिए। अब अगर हम इस तरह करें कि इस मैप को देख के हमारे पास जितने मिन टर्म्स है जस्ट इन मिन टर्म्स को सम करे, यानी उनके बीच में प्लस ऑपरेटर पुट करके तो जो नया फंक्शन बनेगा दैट इज आल्सो द सेम बूलियन फंक्शन। फंक्शनली दे बोथ आर इक्विवेलेंट। यानी ओरिजिनली हमारे पास x प्लस वाई गिवन था, तो इस x प्लस वाई ये भी बूलियन फंक्शन है। इससे हमने तो टेबल बनाया, मैप के ऊपर सेल्स हमने वैल्यूज सेल्स को दिए। अब इन सेल्स को जहां पर वैल्यू सेल की वैल्यू 1 है, सिर्फ उन मिन टर्म्स को अगर हम प्लस करें, यानी ये इस सेल की वैल्यू 0 है x प्राइम y प्राइम, तो इस सेल को छोड़े बाकी तीनों सेल्स के वैल्यूज, चूंकि तीनों सेल्स के वैल्यू 1 है, तो इन सेल्स के जो करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स है उनको प्लस करें। x प्राइम y, ये x प्राइम y है, और ये सेल का जो वैल्यू मिन टर्म बनते हैं वो x y प्राइम है, x y प्राइम, और आखिरी सेल का जो मिन टर्म बनता है वो एक्स वाई है। तो इन तीनों मिन टर्म्स को अगर हम प्लस करें तो एक नया फंक्शन बनेगा, और इस नए फंक्शन की लुक या इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट लगता है, लेकिन ये फंक्शनली एग्जैक्टली इस एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो असल में हमने एक दूसरा बूलियन फंक्शन तो बना लिया जो कि इस बूलियन फंक्शन के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स या नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गए, जो कि हमारा मकसद नहीं है। तो दूसरी तरफ हमने इस के मैप्स को अभी यूज करना है कि कैसे हम के मैप को यूज करें और सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन हम निकालें। तो हमने इस सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन हम तब निकाल सकते हैं जब हम इस के मैप में देखें कि कौन से सेल्स आपस में एडजेसेंट है, यानी नाइबर्स है एक दूसरे के। तो एक सेल दूसरे सेल का नाइबर या एडजेसेंट तब होगा जब हम एक सेल से दूसरे सेल में जाए और सिर्फ एक वेरिएबल या एक लिटरल का डिफरेंस हो। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल इस सेल से इस सेल में ट्रेवल करें
तो हमारे पास ये x प्राइम y प्राइम है और ये हमारे पास x प्राइम y होगा। तो इसमें सिर्फ जस्ट y प्राइम से y का डिफरेंस आया, यानी एक लिटरल का डिफरेंस है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास ये दोनों सेल नाइबर्स हैं। तो इसी तरह हम मजीद आगे बात करेंगे नाइबर सेल्स के बारे में, लेकिन सिंपल जियोग्राफिक डेफिनेशन इस नाइबर्स का ये है कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दो सेल्स आपस में नाइबर्स होते हैं या एडजेसेंट होते हैं, लेकिन डायगोनली वो नाइबर्स नहीं होंगे। तो हमारे पास अगर हम ऐसा करें कि हम जो एडजेसेंट या नाइबर्स सेल्स है अगर उनके ग्रुप बनाएं, तो फिर हम उन ग्रुप को देख के अगर बूलियन फंक्शन बनाएंगे तो वो बूलियन फंक्शन सिंपल होगा। लेकिन हम ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे कैसे, आगे हम चल चल के देखते हैं। इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमारे पास दो ग्रुप्स बनेंगे, और दो ग्रुप्स हमारे पास इस तरह बने कि हमारे पास ये दो स्क्वायर्स जो कि हाईलाइटेड है, इसका एक ग्रुप हम अगर बना ले और फिर इस स्क्वायर और इस स्क्वायर का हम आपस में ग्रुप बना लें, तो ये हमारे पास दो ग्रुप्स बनेंगे और हर एक ग्रुप में हमारे पास दो स्क्वायर्स होंगी या दो सेल्स होंगे। ये हमारे पास हर एक ग्रुप में दो सेल्स है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इस तरह इस ग्रुप में भी दो सेल्स है। तो ये हमने दो ग्रुप्स बनाए और हर एक ग्रुप को अब हम एक प्रोडक्ट टर्म असाइन कर सकते हैं, और इन दोनों ग्रुप के प्रोडक्ट टर्म को अगर हम फिर प्लस करें तो जो boolean function is as a result बनेगा, that boolean function would be the simplest boolean function। लेकिन हमने ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, इनको टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म्स कैसे असाइन करने हैं, इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, एक एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम को यूज करके हम बूलियन फंक्शन बनाएंगे। इस सिंपल एग्जांपल में हमारे पास, चूंकि ये हमारे पास y के रोज है, लेकिन इसको हम फर्दर अगर स्प्लिट करें तो ये हमारे y के लिए कॉलम्स है, सॉरी ये दो कॉलम्स हैं, इनको हमने y डिजिग्नेट किया है, और ये दो हमारे पास रोज है। तो हमारे पास इन रोज में से जो पहला रो है जिसमें हमारे पास वैल्यू 0 है, तो इसको हम x प्राइम कहेंगे, और जिसमें वैल्यू नॉन जीरो है 1, इसको हम x कहेंगे। इन कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 के लिए कॉम्प्लीमेंटेड और 1 के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड। इसी तरह कॉलम्स के लिए भी यही प्रोसीजर है, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंटेड तो y प्राइम और 1 के लिए नॉन कॉम्प्लीमेंटेड y। तो अब हम जरा देखेंगे कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स में कौन सा लेटरल कॉमन है। तो अगर इस वर्टिकल ग्रुप को हम देखें तो इस वर्टिकल ग्रुप में जस्ट y कॉमन है, तो हमारे पास इस ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा वो जस्ट y बनेगा। इसी तरह इस ग्रुप को हम देखें तो ऐसा कौन सा लेटरल है जो कि इसमें कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, इसमें y कॉमन है, तो x प्लस y ये हमारे पास रिड्यूस्ड बूलियन फंक्शन या सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन बनेगा, जो कि इससे पहले हमने ऑलरेडी हमारे पास था। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन हमारे पास बन गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एक एल्गोरिथमिक प्रोसीजर को कैसे फॉलो करेंगे, इनके स्टेप्स क्या होंगे। तो हमारे पास जो K-मैप सिंप्लीफिकेशन के रूल्स है, हमारे पास ये रूल्स है। सबसे पहले ग्रुपिंग कैन कंटेन ओनली वंस नो जीरोस, यानी जब भी हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हर एक ग्रुप में जस्ट वंस का ग्रुप हम बनाएंगे, यानी अगर कोई सेल 0 है तो उस सेल को हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना सकते। सो वी कैन जस्ट कंबाइन सेल्स विद वंस ओनली। ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली एट राइट एंगल्स, यानी ग्रुप्स हम सिर्फ जो लेफ्ट टू राइट या अप डाउन हम बना सकते हैं, यानी राइट एंगल्स की शक्ल में हम ग्रुप बना सकते हैं। डायगोनली हम स्क्वायर्स या सेल्स को किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना सकते। अच्छा, द नंबर ऑफ वंस आर स्क्वायर्स इन ए ग्रुप मस्ट बी पावर अप टू, यानी किसी ग्रुप में इतने स्क्वायर्स हो सकते हैं जिसको हम 2 रेज़ टू पावर समथिंग की शक्ल में लिख सके, यानी 2 रेज़ टू पावर 0 हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर 1 हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन्हें इसको अगर हम सॉल्व करें तो किसी ग्रुप में हमारे पास या तो 1 स्क्वायर होगा, या 2 स्क्वायर हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, या 16 हो सकते हैं, या 32 हो सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। द ग्रुप्स मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। ये हमने चौथी कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने ग्रुप्स
बड़े होंगे, यानी नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो तब हमारी बूलियन फंक्शन ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा। ग्रुप्स कैन ओवरलैप एंड रैप अराउंड द साइड्स ऑफ द मैप। अब जो ग्रुप्स होते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम आपस में फिजिकली बिल्कुल एडजेसेंट हमें नजर आए, बल्कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक तो ग्रुप्स यानी सेल्स ओवरलैप हो सकते हैं, यानी एक सेल ऐसा भी हो सकता है जो कि एक ग्रुप में से बिलोंग करता हो और वही सेल किसी दूसरे सेल से भी बिलोंग करता हो, तो ग्रुप्स कैन ओवरलैप। और दूसरी बात यह है कि ये साइड्स ऑफ द के मैप को भी क्रॉस कर सकता है, यानी मतलब एक साइड पर कोई सेल होगा जो कि दूसरी साइड पर किसी सेल का नाइबर हो सकता है, यानी उसके ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, दोनों किसी सेम ग्रुप के भी हिस्से हो सकते हैं। ये क्यों है? ये असल में वो जो एक वेरिएबल या एक लिटरल का जो डिफरेंस है, उस हिसाब से शायद वो आपस में नाइबर्स या एडजेसेंट हो सकता है वो फिजिकली एक दूसरे को टच ना कर रहा हो, लेकिन अगर उन किसी भी दो सेल्स के बीच में जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस है, तो कंप्लीमेंटेड या अनकंप्लीमेंटेड के फॉर्म में किसी लेटरल का डिफरेंस है, तो वो दोनों नाइबर्स है, इवन दो कि वो फिजिकली एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट ना हो। फाइनली ए ग्रुप मस्ट कंटेन एटलीस्ट ए न्यू स्क्वायर, यानी किसी ग्रुप में भी कम से कम एक स्क्वायर, एक सेल ऐसा होना चाहिए जो पहले से किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो, यानी एक नया स्क्वायर होना चाहिए। अब इसी एल्गोरिथम को फॉलो करके हम आगे अगले लेक्चर में हम 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल जो के